हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं एचपी टेट जून 2023 की प्रिपरेशन। ना केवल एचपी टेट जून 2023 बल्कि इसके अलावा अगर आप कर रहे हो कमीशन की तैयारी, तो कमीशन में स्पेशली मैं बात करूँ टीजीटी नॉन मेडिकल और मेडिकल और जेबीटी की हम बात करते हैं। ये जेबीटी वाला सेक्शन जो आपका साइकोलॉजी का है, वो भी यहाँ से तकरीबन कह लीजिए कि 50% आपका कवर हो जाएगा। टीजीटी आर्ट्स का यहाँ पे कवर नहीं होगा। टीजीटी आर्ट्स का कह लीजिए कि अगर बेसिक आपके हैं तो बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। चाहे कमीशन है, चाहे आपके पास एचपी टेट है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसके अलावा आपके पास पी टेट देते हो, डीएसएस भी आप देते हो, रीट देते हो, यूपी टेट देते हो, एमपी टेट, इन सभी के लिए साइकोलॉजी सेक्शन पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिल्कुल आपके सेम ही रहेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे स्पेशली एचपी टेट 2023 के लिए चलेंगे। और एचपी में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे एचपी के ही है। अदर स्टेट्स हैं तब भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपका एक बेस तैयार करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। टोटल 1000 क्वेश्चन आपके रहेंगे इस पूरे जो है सीरीज के अंदर। 1000 क्वेश्चन यहाँ पे मैं कवर करवाने वाला हूँ। आज की वीडियो में करेंगे 50 करेंगे और आपके पास एक महीने के अंदर 1000 क्वेश्चन की ये अलग से एक मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और उसमें आपके यहाँ पे थोड़े से बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे हालांकि प्रश्न का आंसर यहाँ पे लगा है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं ब्रॉड सा बताऊंगा, या कह लीजिए कि इसमें इसके थोड़ा सा और डेप्थ में हम देखेंगे, ताकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए या फिर आपको नहीं पता है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, तो उसके बावजूद भी आप थोड़े से पहले बेसिक बना लीजिए। उसके बाद थ्योरीज भी हम करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के साइको एनालिसिस पूछा गया है कि साइको एनालिसिस के प्रवर्तक आपके कौन है, फाउंडर कह लीजिए आप इसको। तो यहाँ पे कौन आपके माने जाते हैं, तो यह माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। पूरा नाम इनका है सिगमंड फ्रायड। वैसे इसमें एस फ्रायड आपका लिखा होता है मैक्सिमम जगह हम बात करें तो मैक्सिमम जगह एस फ्रायड आपके लिखा होता है, लेकिन जो इसका पूरा नाम क्या है आपके पास, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन जो आपके पास यहाँ पे दिया है लास्ट वाला, ये बिल्कुल आपके सही था। अब सिगमंड फ्रायड की जब बात करते हैं तो सिगमंड फ्रायड की जो ये व्यक्तित्व से संबंधित ये थ्योरी थी मनोविश्लेषण संप्रदाय की, जिसमें बात की गई है, तो पूरा ये पर्सनालिटी पर बेस्ड थी, जिसमें कि आपके पास तीन जो इसमें आयाम आपके देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, ईद, ईगो, सुपर ईगो। ईद, ईगो, सुपर ईगो, इससे रिलेटेड अलग से पूरी वीडियो भी है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर देख लेना। बाकी जब इस थ्योरी की हम बात करेंगे एक बार फिर से रिवाइज करके आपको एक और वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। नेक्स्ट आप देख लीजिए, थॉर्नडाइक का गौण नियम कौन सा नहीं है। अब देखिए इसमें जो है, जो क्लासेस के अंदर मेरे साथ स्टूडेंट थे उनको तो आपको डिटेल में पता है, जिनको नहीं पता है वो सुन लीजिए। थॉर्नडाइक ने दो तरह के नियम दिए थे, एक प्राइमरी लॉज और दूसरे आपके पास सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज के अंदर आपके पास तीन लॉज देखने को मिलते हैं, एक बात। दूसरी बात यहाँ पे जो है सेकेंडरी जो लॉ है उसमें आपके पास 8 लॉज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कई जगह 7 लिखे होते हैं, कई जगह 8 लिखे होते हैं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, बस आपने याद रखना कि आपके लगभग 8 लॉज आपके सेकेंडरी में देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, गौण नियम। अब गौण नियम इसमें से कौन सा नहीं है, तो प्रभाव का नियम। प्रभाव का जो नियम है ये कौन सा नियम है, ये प्राइमरी लॉज के अंदर आता है। प्राथमिक जो नियम है उसमें आपके ये देखने को मिलेगा। गौण जो नियम है, गौण नियम का मतलब है सेकेंडरी। समझ में आ रही बात। थॉर्नडाइक ने जो है तीन तरह के लॉ दिए थे, प्राइमरी लॉज, जिसमें जो आपके पास प्रभाव का नियम, इसके अलावा आपके पास तत्परता का नियम, इसके अलावा आपके पास अभ्यास का नियम, ये तीन जो थे, तीन कौन से थे, ये आपके पास प्राइमरी लॉज थे। यहाँ पे क्या पूछा गया, गौण जो नियम है वो आपके कौन सा नहीं है, यानी कि आपके पास गौण नियम इसमें से कौन सा नहीं है। गौण का मतलब है कि सेकेंडरी आपके पास जो दिए गए थे, सेकेंडरी रूल्स जो उसने बताए थे, लर्निंग के लॉ उसने बताए थे, वो आपके पास सेकेंडरी इसमें से कौन सा नहीं है, प्रभाव का नियम। क्योंकि ये कौन सा है, ये आपके पास प्राइमरी लॉज के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम का नियम कौन सा नहीं है। अब देखिए शास्त्रीय अनुबंधन की बात की जा रही है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के अधिनियम का जो है ये अधिगम का जो नियम इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। अब समय का नियम, तीव्रता का नियम, एकरूपता का नियम। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी डिटेल में जाकर वीडियो देखनी पड़ेगी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑलरेडी मैंने दिखाई है, ऑलरेडी मैंने आपको जो है यहाँ पे मेंशन की है, और प्लेलिस्ट के अंदर साइकोलॉजी के फोल्डर में मिल जाएगी क्लासिकल कंडीशनिंग। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपकी टोटल है। अब देखिए शास्त्रीय अनुबंधन के जो है अधिगम के नियम इसमें से कौन सा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी के है।
समय का नियम इस सभी को पता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या देखने को मिला था, जो इवान पेवलो ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, उस डॉग के एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा था। अगर आप जो सीरियस स्टूडेंट है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है बीएड में डीएलएड में, जब आपके पास ये टॉपिक आपको देखने को मिला था, उसमें अगर आपने देखा है, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रही है उसमें भी आपने ये देखा होगा ये वाला टॉपिक। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अगर दो चीज़ों के अंदर जो कंडीशनिंग करवानी है, जिसमें कि आपके पास यहाँ पे बेल का यूज़ किया गया था, किसके साथ, फूड के साथ। अगर फूड और बेल की अगर कंडीशनिंग करवानी है तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा गया था कि जो बेल और फूड के बीच का जो समय है वो आपके पास लगभग 1 से 2 सेकंड का है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे समय का जो है विशेष महत्व था। तीव्रता का नियम भी इसी पर आधारित है कि एक चीज़ आपकी हुई, बेल आपकी बजाई गई, बेल के तुरंत बाद आपके जो है यहाँ पे फूड दिया गया। अगर यहाँ पे तीव्रता नहीं देखी जाएगी तो इसमें आपके पास कंडीशनिंग होने के चांसेस आपके लगभग ना के बराबर हो जाते। एक रूपता का नियम क्या है कि अगर पहले जो है 2 सेकंड पहले बेल बजी तो हर बार 2 सेकंड पहले ही बेल बजेगी, तो ये आपके पास एक रूपता यहाँ पे देखी जाएगी। अगर एक रूपता होगी तभी यहाँ पे कंडीशनिंग हो सकती है, तभी दोनों के मध्य एक कंडीशनिंग एक संबंध आपके बन सकता है कि हाँ डॉग को ये सिखाया जा रहा है कि फूड के साथ जो है, अब जो आपके पास बेल है, बेल के बाद बिल्कुल आपके फूड दिया जाता है, तो उसको ये समझाया गया कि बेल आपकी जब बजेगी उसके बाद आपके खाना दिया जाएगा। हालांकि इसमें लर्निंग प्रोसेस आपके अलग अलग है, उसमें वो आपने डिटेल में देख लेना, वीडियो के अंदर मैंने उसको बताया है बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ था, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग, इसके विषय में डिटेल में बात की गई है, उस वीडियो के अंदर आपने जाकर एक बार देख लेना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है। यहाँ पे अधिगम लर्निंग के सिद्धांत, किस लर्निंग के थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भय संबंधी जो मानसिक रोग है उसका उपचार यहाँ पे हो सकता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि आपके पास एक खरगोश था, खरगोश के ऊपर जब आपके पास हाथ फेरता था बच्चा, तो एक अजीब डरावनी सी आपके पास आवाज़ें यहाँ पे निकाली जाती थी। तो ये बिल्कुल उसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पे एक डर पैदा किया जा सकता है इस कंडीशनिंग के थ्रू, उसी तरह इस कंडीशनिंग के थ्रू जो है डर संबंधी जितने मानसिक रोग हैं उनका उपचार भी यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, बाकी रिइंफोर्समेंट थ्योरी आपकी है अलग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग अलग है, आपके पास जेरोम ब्रूनर का जो है सिद्धांत वो अलग है, उसमें 3 आपके देखने को मिलेंगे। जेन ब्रूनर का जो आपके पास कॉग्निटिव से रिलेटेड था वो अलग विषय है, इसके बारे में बात करेंगे जब इनके बारे में हम कई प्रश्न देखेंगे। आगे चलेंगे, निम्न में से अधिगम की अवस्था इसमें कौन सी नहीं है। अब विधि निर्माण आधारित अधिगम बिल्कुल है, प्रतिमा आधारित अधिगम है, चिन्ह आधारित आपके है। अब यहाँ पे जो अधिगम की अवस्था नहीं है, तो अगर आप जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की जो मैं बात कर रहा था जेम ब्रूनर का है, तो ये लगभग उसी पर आधारित है। तो विधि निर्माण बिल्कुल है, आपके पास प्रतिमा आधारित है बिल्कुल जो आपके पास, उसके बाद चिन्ह आधारित बिल्कुल है, साइन को देखकर आपके पास जो देखने को मिलता है अधिगम कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो यहाँ पे होती है। तो कर्म आधारित यहाँ पे कोई अधिगम देखने को ही नहीं मिलता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपके सही था। संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक है, तो संरचनात्मक जो अधिगम है उसके लिए क्या आवश्यक है, शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, विद्यार्थियों को समूह बनाकर कार्य सौंपे जाए, या विद्यार्थी पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान की अंतर्क्रिया करे। तो यहाँ पे प्रश्न को ध्यान से समझना, संरचनात्मक अधिनियम, तो आपके पास संरचनात्मक अधिनियम जब किया जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव जो लर्निंग आपके पास है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि शिक्षक जो है उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, पहली बात, विद्यार्थियों को समूह बनाकर कार्य किया जाए, बिल्कुल सही है। तीसरी बात है विद्यार्थी पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान की अंतर्क्रिया करे, जिसकी आपके पास टीचर भी इसकी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। जो पीके टेस्टिंग वाला जो आपके पास कॉन्सेप्ट आपका देखा जाता है, प्रीवियस नॉलेज जो आपकी देखी जाती है, वो इसी पर लगभग आपके आधारित रहती है। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें उपरोक्त सभी आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। आगे चलेंगे, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है। तो प्रशिक्षण जो आपके पास ट्रेनिंग जो की जाएगी जिसमें कि व्यवहार में संशोधन होगा, जो व्यवहार में संशोधन आपका होता है, एक्चुअल में लर्निंग वही है जिसमें जो व्यवहार में आपके परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो लर्निंग ही आपके वही कहलाई जाती है। तो यहाँ पे लर्निंग वही कहलाई जाएगी, मतलब कि आपके पास अधिगम आपका क्या है, एक अधिगम क्या है, एक सीखना क्या है, किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं उसके द्वारा आपके व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन आपके देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आपके रहेगा। संरचनावादी संप्रदाय, अब संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे तो प्रश्न आपका कोई और आपके बनाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, ना इसको छेड़छाड़ करनी चाहिए। तो संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो विलियम वुंट आपके संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है। अधिगम की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस, तो कौन सा कथन ऐसा है जो आपके पास लर्निंग प्रोसेस को उचित ढंग से प्रेजेंट आपके पास करता है। तो यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन, जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बता दिया, अगर आपने कोई चीज़ सीखी है तो उसके सीखने का मतलब क्या है कि
कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो उससे आपके पास डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आपके व्यवहार में। तो व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो लर्निंग के कारण, अधिगम के कारण आप पे होगा। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल निस्संदेह इसमें आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। आगे चलेंगे, आगे आपके पास यहाँ पे छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले, शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो या उपागम में। अब यहाँ पे क्या पूछा जाए कि छात्र समूह में चर्चा कर समस्या का हल निकाले, शिक्षक जो है एक सुविधा प्रदाता की भूमिका में है या फिर आपके पास उपागम में हो, किस में आपके होना चाहिए? तो निर्मित वाद उपागम में आपके होना चाहिए। यानी कि आपके पास कुछ समस्या आपके पास आ रही है, उसकी हेल्प भी आपको की जानी है, थोड़ा सा उसको जो है गाइड भी आपको करना है, थोड़ा सा क्लू भी उसको देना है। तो यहाँ पे निर्मित वाद उपागम के अंदर उसको देखने को मिलेगा, ना कि वो सिस्टम उपागम होगा। सिस्टम हो नहीं सकता, मल्टीमीडिया हो नहीं सकता, मृदु उपागम वो हो नहीं सकता। तो ये तो लॉजिकल भी है और थोड़ा सा आपको इसमें सोचना भी पड़ेगा। आगे चलेंगे, किसी के दूर से पुकारने ने शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या दिखा है, किसी के दूर से पुकारने पर, इस तरह से। तो ये आपके पास थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उस कारण हो सकता है कि आपको लगे क्या लिखा है। तो पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है वो मौखिक साहचर्य अधिगम होता है। तो निस्संदेह किसी ने आपको आवाज़ दी, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आपने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया और रिस्पॉन्स करने के बाद आप जो है बिल्कुल वहाँ से चल गए। तो यहाँ पे मौखिक साहचर्य अधिगम है। ठीक है, तो ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसमें तो आपके पास जो अनुक्रिया आप कर रहे हो, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि अगर कोई आपका नाम ले लेता है और आप एक्चुअल में वो नहीं हो या आपके नाम के कोई और वहाँ पे है, तो ऐसे में प्रतिक्रिया जो है वो दोनों तरफ से देखने को मिलेगी। अब इसमें जो दिमाग रिकॉग्नाइज करेगा कि आपके पास आवाज़ जानी पहचानी है या फिर नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो होती है वो सारी इसी के अंदर देखने को मिलती हैं। आगे चलेंगे, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। तो देखिए, व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श करके, तो पहले क्या है, चीज़ों को देख रहा है, ठीक है, विजुअलाइज कर रहा है, उसके बाद उसको टच कर रहा है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे जो है वो ये चीज़ें कर रहा है। एक बॉल को अगर पूछा, उसको बताया जाए कि बॉल क्या है, एक गेंद क्या है, तो बॉल उठाकर पहले उसको दिखाई जाएगी, ये आपकी बॉल है, उसको बोला जाए कि उठाकर देख लो, महसूस कर लो, आपके पास ठोस है, लिक्विड है, आपके पास क्या है, आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है। तो ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष तौर पर वो जान रहा है। तो प्रत्यक्ष तौर पे जब वो चीज़ें जान रहा है तो प्रत्यक्षात्मक सीखना वो कहलाएगा। आपके पास परसेप्शन, इसको जहाँ तक मुझे याद है कि परसेप्शन आपके कहा जाता है, तो आपके प्रत्यक्ष तौर पे उसको वो चीज़ें वहाँ पे सीख रहा है कि ये चीज़ आपकी इस तरह की है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपकी सही है। तो कुछ स्टूडेंट को लग सकता है करके सीखना, तो करके सीखने वाली में जो आपके पास कोई आपके पास एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आपसे कहा गया है कि एक जो है आपके पास पजल बॉक्स आपको दिया गया है, उसको आप सॉल्व कर रहे हो, तो करके उसको सीख रहे हो। लर्निंग बाय जो डूइंग आपकी होती है, ये आपके पास करके सीखना होता है। आगे चलेंगे, आगे आपके पास एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, मैं किस शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति कर तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे जो विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है, किस उद्देश्य की प्राप्ति तक वो पहुंच चुका है, तो यहाँ पे अवबोध उसको हो गया है। किसी भी जो है कारण परिणाम का संबंध अगर वो समझ चुका है, मतलब कि उसको इस बात का अवबोध हो गया है कि इसको करने से आपके पास ये परिणाम निकलेगा, किसी और चीज़ को करने से ये परिणाम निकलेगा, या किसी और तरीके से करने से उसका ये परिणाम चेंज होगा या नहीं होगा, उसको इस बात का अवबोध हो चुका है, ज्ञान उसको हो चुका है। तो अवबोध यहाँ पे बिल्कुल आपकी सही रहेगा। अनुकरण को कहा जाता है, अनुकरण होता है आपके पास जो इमिटेशन आप किसी भी करते हो, नकल जो आप कहते हो, कि अनुकरण को कहा जाता है किसी की नकल करना। और अगर हम बात करें बच्चों के अंदर जो सीखना जो शुरू होता है, सीखने का जो सबसे फर्स्ट स्टेज आपकी होती है, वो आपके पास अनुकरण ही होता है। तो यहाँ पे आप कह लीजिए कि पहले बच्चा क्या करेगा, नकल करेगा, और नकल करना ही आपके पास किसका, लर्निंग का पहला आपके पास पॉइंट माना जाता है। शिक्षा का जो प्रारंभ ही आपके पास अनुकरण को माना जाता है, नकल को माना जाता है, क्योंकि पहले जो बच्चों को सिखाया जाता है कोई एक वर्ड बोलना। मान लीजिए कि माता पिता के साथ रहता है तो सबसे ज़्यादा अधिकतर बच्चे आपके मम्मा, दादा, ये जो सेम सेम वर्ड है, जैसे कि दादा, मामा, इस तरह से पापा, ये सिंपल सिंपल जो वर्ड है, ये आपके बच्चा प्रोनाउंसिएशन जो करता है वो आपके बड़ों को देखकर सुनकर करता है, उनकी नकल उतार के करता है। कई बार बच्चे रिपीट कर देते हैं, तो यहीं से उनकी अधिगम जो लर्निंग है, यहाँ से उनकी स्टार्ट होती है। तो किसी भी शिक्षा का जो प्रारंभ है बच्चे का, वो आपके पास इमिटेशन यानी अनुकरण को आपके माना जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे आप देख लीजिए, यदि ज्ञान को एक संरचनात्मक प्रतिमान में न प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही क्या होगा, तो शीघ्र ही वो विस्मृत हो जाएगा। एक संरचनात्मक प्रतिमान में अगर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो है लेक ऑफ इंटरेस्ट जो है बच्चे के मन में देखा जाएगा। और अगर जो लेक ऑफ इंटरेस्ट किसी में आ गया किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो वहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे बच्चा जो है उससे रिलेटेड जितनी भी उसके पास
कोई नॉलेज थी, कोई भी आपके पास उससे रिलेटेड आपके पास ज्ञान था, कोई अनुभव थे, तो बच्चा जो है धीरे धीरे वो आपके पास अनकॉन्शियस माइंड में आपके चले जाएंगे, और जहाँ पे उसको जो है विस्मृत हो जाने की जो है, यानी कि भूलने की जो फॉरगेटिंग जो है उसकी संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। या फिर किसी चीज़ को नहीं किया गया है काफ़ी समय से, तो वो शीघ्र ही उसको जो है भूल जाएगा, उसकी फॉरगेटिंग वहाँ पे उस चीज़ की हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए आपको अभ्यास का आपको करना पड़ेगा निरंतर। तो ये चीज़ें आपने ऐसे एग्ज़ाम में भी देखी होगी, और ऐसे भी आपने देखी होगी कि अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, अगर उसका रिवीजन आप नहीं करोगे एग्ज़ाम से पहले, तो हो सकता है कि आपको चीज़ें याद भी आ रही है लेकिन कन्फ्यूजन हो रहे हैं। तो इसी कारण है कि आपके पास लेक ऑफ इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में था, उसके बावजूद आपने उसमें जो है रिवीजन नहीं किया, और परिणाम आपका ये हुआ कि कन्फ्यूजन आपका वहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो गया। तो यही आपकी विस्मृति का कारण यहाँ पे बना। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है आपके पास, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अनुबंधन की गोचर की शुरुआत तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो आपके पास स्टार्टिंग में जो पहली बार एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, बिहेवियरिस्ट आपके थे इवान पेवलो। तो ये बिहेवियरिज्म से बेस्ड थे, और पहली बार जो इन्होंने प्रत्यक्ष तौर पे एनिमल्स पे जो इन्होंने किया था, तो इसी के द्वारा किया गया था, इवान पेवलो द्वारा, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने देखा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। थॉर्नडाइक वगैरह ये तो आपके पास लेविन कॉलर ये अलग आपके थे, अलग थ्योरिस्ट इनकी थी, अलग थ्योरी थी। अगर यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलता है तो अभी इनके बारे में भी बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जेरोम ब्रूनर का अधिगम की कितनी अवस्था है? तो जेरोम ब्रूनर की हमने बात स्टार्टिंग में भी कर ली थी कि जेरोम ब्रूनर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे कॉग्निटिव की इनके द्वारा जो है लगभग 3 अवस्थाएं आपकी बताई गई थी, जो कि आपके पास अवस्थाओं के नाम, उनका क्रम आपने याद रखना, ना केवल इसमें क्रम याद रखना बल्कि उनका जो एक एज थी कि आपके पास फर्स्ट जो स्टेज है वो आपके पास कहाँ से, आइकॉनिक जो स्टेज है कहाँ से कहाँ तक है, ये आपने देखना। और बाकी आपके पास तीनों अवस्था हैं, उस अवस्था को किस और नाम से जाना जाता है, ऐसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, करेंगे इसके बारे में बात, कोई दिक्कत नहीं। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक, तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके पास डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कौन है, तो आपके पास यहाँ पे कार्ल रॉजर्स, ऑप्शन सी बिल्कुल आपके सही है, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की कितनी अवस्था है? अब देखिए, अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक सिद्धांत की अवस्थाएं बताते हैं, तो कितनी अवस्थाएं उनके द्वारा बताई गई? तो बंडूरा ने जो आपके पास 4 स्टेजेस आपकी बताई थी, ऑप्शन बी जो बिल्कुल आपके सही रहेगा। 4 स्टेजेस आपकी कौन सी, अब ये आपको पता होना चाहिए। अब ये डिटेल में करने वाली चीज़ें हैं, तो इसको डिटेल में करेंगे क्लास के अंदर, या फिर देखेंगे अगर पॉसिबल हो पाए तो यहीं पे वीडियो आपको अलग अलग थ्योरी पे यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी एक बुक आ रही है मेरी जल्दी, उसमें आपके पास ये सारी चीज़ें आपकी मैंने अपनी ओर से पूरी तरह से कवर की है, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगी। रॉबर्ट देने के अनुसार अधिगम के कितने प्रकार है? तो रॉबर्ट देने के अनुसार अधिगम जो लर्निंग जो है कितने टाइप की हो सकती है, तो 8 यहाँ पे कहा गया है। अब ऐसा ही एक प्रश्न आपके पास और भी देखने को मिलता है, हॉवर्ड गार्नर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, 8 तरह की बुद्धि की वो बात करते हैं, तो वो भी इसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप साथ साथ याद भी कर सकते हैं। कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है, तो इसमें से कौन सा एक कॉजेज नहीं है या नहीं हो सकता है? तो जाहिर सी बात है वंशानुक्रम, जो आपके पास हेरिडिटी है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा वातावरण आपके पास हो सकता है, परिपक्वता हो सकता है, तो यहाँ पे आप हेरिडिटी मान के चलिए, तो हेरिडिटी सबको पता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके हेरिडिटी के कारण हो सकता है। उसके अलावा इन्वायरमेंट के कारण आपके पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, मैच्योरिटी के कारण आपके पास यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लेकिन निर्देशन के अगर हम बात करें तो इसके कारण जो व्यक्तिगत विभिन्नता आपकी नहीं होगी, ये वंशानुक्रम, वातावरण और परिपक्वता पर आधारित आपकी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल सही होगा। अंतर्दृष्टि का सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया? तो ये इनसाइट थ्योरी है। इनसाइट थ्योरी आपके किसके द्वारा दी गई, जिसको सूझबूझ का सिद्धांत भी आपके कहा जाता है, इनसाइट थ्योरी इसको कहा जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो वर्दिमल, कोहलर, कॉफा 3 व्यक्ति थे, तो कोहलर का इसमें विशेष योगदान यहाँ पे देखने को मिला, और तीनों ये गेस्टाल्टवादी विचारधारा से संबंधित है, गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट थे। सिंपल। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आपके पास से निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? अब संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में भी कह दिया था, तीसरा प्रश्न आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ये प्रश्न देखने को मिलता है, अल्बर्ट जो आपके पास ब्रूनर है, ब्रूनर की थ्योरी से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला, तो यहाँ पे 3 में से एक कौन सा नहीं है, ये पूछा गया था। तो क्रिया आधारित बिल्कुल है, क्रिया आधारित है। आगे बात की जाए प्रतिभा प्रतिनिधि बिल्कुल है,
इंद्रिय गतिकाल बिल्कुल आपके पास यहाँ पे ये वाला जो है वो आपके पास इसमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इंद्रिय गतिकाल की बात आपके कौन करते हैं, जीन पियाजे। अब यहाँ पे जो तीन जो पॉइंट है, जो कि मैं आपको पहले भी आपको कह रहा था कि तीन तरह के यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्रूनर का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्रियात्मक प्रतिनिधान देखने को मिलेगा, आइकॉनिक में आपके पास है। इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे प्रतिभा प्रतिनिधि बिल्कुल है। इसके अलावा प्रतीकात्मक जो आपके पास सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक बिल्कुल ये भी आपके पास सही है। तो इंद्रिय गतिकाल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, प्रश्न पूछा जाना कि ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया था इसका वर्णन। इसका जो इंद्रिय गतिकाल का वर्णन किसने किया था, तो ये आपके पास जीन पियाजे द्वारा किया गया था। जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसके अंदर शेषोवस्था जो है उसके अंदर संवेदी जो है अवस्था आपके देखने को मिलती है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। और यहाँ पर मतलब क्या है कि आपके ब्रूनर ने इसका नहीं किया था। आगे चलेंगे, आगे आपके पास छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। तो छात्रों में जो सीखने की योग्यता निर्भर करेगी किसके ऊपर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर। सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ना परिवार का, संस्कृति, सामाजिकता का यहाँ पे कोई भी योगदान नहीं है लर्निंग के लिए। हाँ ये है कि अपॉर्चुनिटी वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे योग्यता जो निर्भर करती है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे करेगी। कोई आपके पास अधिक जल्दी सीख सकता है, कोई थोड़ा धीरे सीख सकता है, किसी को जो एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर यहाँ पे पूरी तरह से निर्भर आपके रहता है। किशोरावस्था में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है तो अवसरों की प्रतिकूलता। तो द्वंद्व आपके हो ही जाते हैं किशोरावस्था में, तो इसका मुख्य कारण अवसरों की प्रतिकूलता आपके देखने को मिलता है। और यही कारण है कि बच्चों में जो एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो भावना है, अगर ये आपके पास नहीं होगी, अवसरों की प्रतिकूलता अगर नहीं देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि द्वंद्व भी नहीं होगा। अगर द्वंद्व नहीं होगी तो डेवलपमेंट जो है एक हाईएस्ट लेवल, एक पीक पे आपके जाकर नहीं पहुँच पाएगी और वहाँ से वो नीचे ही आपकी रहेगी। तो मतलब कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। पाठ्यचर्या है, तो पाठ्यचर्या क्या है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। तो पाठ्यचर्या के अंदर आपके पास हर चीज़ आएगी, कंटेंट आपको आएगा उसमें, तो आपको करिकुलम उसमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो मेथड्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो पाठ्यचर्या में जो विद्यालय का पूरा कार्यक्रम है, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी इसी के अंदर, एक के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम इसके अंदर देखने को मिलता है। डिसलेक्सिया क्या है, तो डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया एक आपके पास जो पठन विकार है, जो आपके पास रीडिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है। तो रीडिंग डिसऑर्डर आपके 4 तरह के होते हैं, जिसके विषय में अलग से एक वीडियो बनी है, तो उसको प्लेलिस्ट में आपने जाकर देख लेना। थोड़े से एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। अगर आप जो ईमानदारी से यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो देखें, एक एक सब्जेक्ट का देखें, एक एक टॉपिक देखें, तो मुझे लगता है कि आपके पास 60 से 70% इसी चैनल के माध्यम से आपका साइकोलॉजी सेक्शन कवर हो जाएगा। ठीक है। टर्मन ने जो है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि की सामान्य अब जो आपके पास सीमा है वो 90 से 100 है। और बुद्धि लब्धि का आईक्यू भी कई बार पूछा जाता है, तो MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह से ये आपके पास बुद्धि लब्धि का जो है आईक्यू आपके देखने को मिलता है। तो टर्मन द्वारा इसको जो है दिया गया था। सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 टर्मन के अनुसार ये आपके बताई गई है। इसके अलावा बात की जाए, कई जगह ऐसी भी आपके पास दिखा होगा MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वाला इस तरह से अगर टाइप में दिखा लिखने को मिल जाए तो इस तरह से होगा CA/MA मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला आपका बिल्कुल सही है। तो अगर इस तरह से आपके पास ये मेथड इस तरह से दिया है तो ये वाला आपके सही होगा। तो दोनों टाइप से आपके पास ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर कैसे इसको देना चाहेगा। लेकिन अगर आपको दोनों मेथड पता है तो प्रश्न जो भी हो आप गलत नहीं करोगे। और HP टेट बिल्कुल आपके आसान आता है। कमीशन वाला नॉन मेडिकल के लिए यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पेडागोजी भी इसमें है। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। आज ये फर्स्ट वीडियो थी। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपके रिस्पॉन्स सही रहते हैं और अगर आप इसको शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, इसके ऊपर कमेंट सेक्शन के अंदर अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं, लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है, आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। इससे मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन का मतलब ये होगा कि मैं आपको कंटिन्यू इसको 1000 क्वेश्चन की ये पूरी आपकी एक PDF है, इसको मैं कंप्लीट आपको करवा दूंगा। तो अभी जो है, अभी आप कमेंट सेक्शन पे आइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। इतने आपके पास यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट आपके जुड़ेंगे, उतने जो है इसके चांसेस कंप्लीट होने के पॉसिबल है। तो 1 मंथ के अंदर आपकी इसको मैं 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन मेरी शर्त ये है कि अगर यहाँ पे अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, अगर आपके जो है यहाँ पे शेयर देखने को मिलते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट इसके साथ जुड़ते हैं, इस वीडियो के साथ और इस सीरीज़ के साथ, जो साइकोलॉजी की 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अब ये आप पर डिपेंड करेगा, रिस्पॉन्स अच्छे रहे तो आपको ये 1000 क्वेश्चन में कंप्लीट करवा दूँगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।